तो ये कुछ एक्स्ट्रा टाइप के मार्केट्स हैं, इनको भी स्टडी कर लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हमें पूछा जा सकता है ये डेफिनेशन एग्जाम में। कंज्यूमर मार्केट, तो कंज्यूमर मार्केट वो मार्केट होता है जो डायरेक्टली हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर को बेचता है, यानी कि वेयर बिजनेसेस सेल गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। कस्टमर्स वर्सेस कंज्यूमर्स, इन दोनों में अंतर क्या होता है? कस्टमर्स जो होते हैं वो जो प्रोडक्ट को बाय करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि ये उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, ज़रूरी नहीं है। कंज्यूमर्स होते हैं जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, ये तो पक्की बात है, पर ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने बाय किया हो भी सकता है इन्होंने खुद बाय किया हो भी सकता है किसी और ने बाय किया हो। एग्जाम्पल, मान के चलो आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसके लिए दवाई खरीद के लाए, तो आप कस्टमर हो, लेकिन दवाई वो इंसान खाएगा तो कंज्यूमर वो है। तो मुझे लगा सबसे पहले हमें इस चीज़ को क्लैरिफाई करनी पड़ेगी कि कस्टमर और कंज्यूमर में अंतर होता है। तो कंज्यूमर मार्केट वो होते हैं जो डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज उन लोगों को बेचते हैं जो उनको कंज्यूम करते हैं। ग्रोसरी स्टोर, फैशन आउटलेट्स, मतलब वही हो गए जो डायरेक्टली उन्हीं को बेचेंगे जो कंज्यूम करेंगे प्रोडक्ट को। ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस मार्केट, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट वो मार्केट होते हैं जो बिजनेसेस को बेचते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के संग हम ले सकते हैं होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट वो मार्केट होता है ना जहाँ पे एकदम बल्क में चीज़ों को सेल किया जाता है कम रेट में, तो इसको हम होलसेल मार्केट कहेंगे। तो जैसे हमारी मंडी हो गई, वो एक होलसेल मार्केट है जहाँ पे ग्रोसरीज को सेल किया जाता है रिटेलर्स को, है ना, कम रेट में। और जो मैं कम रेट बोल रहा हूँ तो ये हम रिटेल प्राइस से कम बोल रहे हैं। तो ये एक बिजनेस टू बिजनेस मार्केट हो गया। फिर इक्विपमेंट सप्लायर्स जो हो गए वो मैन्युफैक्चरर्स को बेचते हैं। ठीक है। अब जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हो गया, नट्स हो गए, बोल्ट्स हो गए, ये क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, किसी भी मशीन को मैन्युफैक्चर करने में या किसी भी टेक्निकल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में। तो ये जो बिजनेस जो होते हैं जो ये सब बनाते हैं और जो दूसरे बिजनेस को बेचते हैं, तो उस मार्केट को हम बोलेंगे बिजनेस टू बिजनेस मार्केट। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है कमोडिटी मार्केट। तो कमोडिटी मार्केट में वही है, हम यहाँ पे रॉ मटेरियल्स या प्राइमरी प्रोडक्ट्स को ट्रेड करते हैं। तो इसको हम जैसे कि ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, वीट एक्सचेंज हो गए, तो ये कमोडिटी मार्केट में होता है। यानी कि आपको अगर कोई रॉ प्रोडक्ट खरीदना है तो आप कमोडिटी मार्केट में जाएंगे और वहाँ पे जाके आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये इसमें कुछ और ख़ास चीज़ है नहीं डिस्कस करने की, हम एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑयल चाहिए तो आप रिफाइनरीज में जाएंगे खरीदने के लिए, गोल्ड चाहिए तो गोल्ड मार्केट में जाएंगे जहाँ पे आपको गोल्ड मिल सके, और फिर आप उस गोल्ड को फर्दर किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, तो उसमें आप कन्वर्ट करके उसको बेचेंगे। तो जो ज्वेलरी है वो हमारा है फिनिश्ड गुड, और लेकिन उसमें जो गोल्ड यूज़ हुआ है, जो सिल्वर यूज़ हुआ है, जो मेटल यूज़ हुआ है, वो हमारा क्या है, रॉ प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है। और इसको हम कहाँ से परचेस करेंगे, इसको हम परचेस करेंगे कमोडिटी मार्केट से। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये वाला। फिर है हमारा डिजिटल या ऑनलाइन मार्केट। तो अगर कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन बाय कर पा रहे हो तो उस मार्केट को हम डिजिटल या ऑनलाइन मार्केट बोलेंगे। ठीक है। सब आजकल हर कोई यार ये सब चीज़ें ट्राई कर चुका है। अमेज़ॉन हो गया, स्नैपडील हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारे क्या हैं, ये ऑनलाइन मार्केट हैं या डिजिटल मार्केट हैं। इनको हम ई कॉमर्स के ज़रिए भी जानते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और कॉमर्स का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो हमारे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट हैं ये डिजिटल मार्केट के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस होती है
और यहाँ पे जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे आप एग्जैक्टली प्रोडक्ट को नहीं देख रहे हैं, बस उसकी इमेज को या वीडियो को देख पाते हैं और फिर डिसाइड कर पाते हैं कि आपको प्रोडक्ट बाय करना है कि नहीं। ठीक है, इस मार्केट के भी अपने खुद के प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट आज हम उसमें नहीं जाएंगे। आज हम सिर्फ टाइप्स ऑफ मार्केट डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा ब्लैक मार्केट। ओहो, सबसे इंटरेस्टिंग पर सबसे बेकार भी। तो ब्लैक मार्केट थोड़ा अंडरग्राउंड मार्केट होता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आजकल के ज़माने में जो कोई ऑनलाइन ज़माना है सब जानकारी मिल जाती है, क्योंकि लोग ऑनलाइन सब डाल देते हैं। तो कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि इलीगल फॉर्म में है, ठीक है, और वो गवर्नमेंट रेगुलेशन से बचने के लिए किए गए हैं, तो वो सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हमारे ब्लैक मार्केट में काउंट होते हैं। जैसे कि आपको अल्कोहल चाहिए। अब अल्कोहल जो है ना वो लीगली भी अवेलेबल है, बट मान के चलो आपको अल्कोहल चाहिए ऐसे स्टेट में या प्लेस पे जहाँ पे वो इलीगल है, तो आप उसको वहाँ पे अगर खरीदोगे जहाँ पे वो इलीगल है, तो वो जो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो आपका ब्लैक मार्केट में काउंट होगा। और इसी सेल ऑफ अल्कोहल एट दिस प्लेस विल बी कॉल्ड अ ब्लैक मार्केट। ठीक है, क्योंकि वो इलीगल है ना, वो गवर्नमेंट से बचने के लिए किया जा रहा है, जो कि लॉस के खिलाफ है। तो सेल ऑफ कॉन्ट्राबैंड, टिकट स्कैल्पिंग, सेल ऑफ अल्कोहल एट प्रोहिबिटेड प्लेसेस, ये सारी चीज़ें जो हमारे अंडरग्राउंड मार्केट में आ जाती हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया। ठीक है, ये भी हमारा ब्लैक मार्केट में आता है। फिर है हमारा इलीगल इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, ये भी हमारा ब्लैक मार्केट में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो इलीगल है, वो गवर्नमेंट के द्वारा बैंड है। फिर हमारा ऑक्शन मार्केट। यहाँ पे ऑक्शन मार्केट में भाई सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है, हमें ऑक्शन करने पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को अवेल करने के लिए। यानी कि जो बंदा सबसे हाईएस्ट बिडिंग लगाएगा वो प्रोडक्ट उसका हो जाएगा, जिसको भी बिड किया जा रहा था। जैसे कि आपने आईपीएल का नाम सुना होगा। आईपीएल में प्लेयर्स को बिड किया जाता है, और बिडिंग किसके द्वारा लगाई जाती है? आईपीएल टीम्स के द्वारा। तो ये जो मार्केट है हमारा आईपीएल का, ये एक ऑक्शन मार्केट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम मान सकते हैं। अब ये लीगल है या इलीगल है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर किस प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचा जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऑक्शन मार्केट इलीगल होते हैं, क्योंकि उनमें जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की सेल हो रही होती है वो इलीगल होती है। बट जो चीज़ें लीगल हैं वहाँ पे ये लीगल होते हैं। ठीक है, तो कोई भी मार्केट परफेक्ट नहीं होता, और वो परफेक्टली लीगल या परफेक्टली इलीगल नहीं होता, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते ही हैं वहाँ पे। फिर हमारा रियल एस्टेट मार्केट। तो रियल एस्टेट मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड, होम्स एंड बिल्डिंग्स होती है। यानी आप सीधी सी बात है, यहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, तो उस मार्केट को हम बोलेंगे रियल एस्टेट मार्केट। तो बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है, सबसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी माना जाता है इसको, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं रिक्वायर्ड नहीं होती, बस आपको इनिशियल कैपिटल के ज़रिए प्रॉफिट करना पड़ता है, और फिर ऐसे ही कंटिन्यूस प्रॉफिट करते करते आपको अपनी वेल्थ बिल्ड करनी पड़ती है इस मार्केट में। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि लैंड, होम्स, बिल्डिंग्स, अगर आप इनकी बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो आप रियल एस्टेट मार्केट में डील कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं लोकेशन से, डिमांड से, इकोनॉमिक फैक्टर से। अब यार ये बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं हर मार्केट में, तो बस ये इतना कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो प्राइस है रियल एस्टेट की वो लोकेशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि एक बहुत नेचुरल है। अगर वो अर्बन जगह पे होगा तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, रूरल में होगा तो उसकी प्राइस कम होती है। ये पैटर्न हमें देखने को मिला है। फिर डिमांड कितनी है उस पीस ऑफ लैंड की, यहाँ पे भी अ, ये भी एक फैक्टर है जो उसकी प्राइस को डिटरमाइन करता है। अब एक ज़मीन है जो कि बहुत ज़्यादा उस जो
जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस होल्ड करती है, तो उसको कई सारे लोग खरीदने की कोशिश करेंगे। तो उस ज़मीन को एक तरीके से बहुत सारे बिडर्स आ जाएंगे बिड करने के लिए, हम इतना पे करेंगे, इतना पे करेंगे, तो एक तरीके से ऑक्शन मार्केट भी बन जाएगा। तो हम ये भी देख सकते हैं कि यार कोई भी मार्केट जो है वो एक्सक्लूसिव नहीं होता, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के मार्केट के संग। ठीक है, बट क्योंकि हम इसमें लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर की डीलिंग कर रहे हैं तो ये रहेगा इन रियल एस्टेट मार्केट, लेकिन हाँ उसमें थोड़े से ऑक्शन मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएंगे। फिर है हमारा लेबर मार्केट। तो यहाँ पे लेबर को सेल किया जाता है, फिर इंडिविजुअल ऑफर देयर लेबर इन एक्सचेंज फॉर वेजेस। तो यहाँ पे जो ह्यूमन लेबर है, फिर चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, उसको सेल किया जाता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी, इन एक्सचेंज फॉर वेजेस। ठीक है, अब वेजेस, सैलरी, इनकम, इंटरेस्ट, इनमें क्या अंतर होता है यार मैम, ये सब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। को इनकम तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, लेकिन वेजेस और सैलरी मैंने आपको नहीं बताया अभी तक कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अब ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक है, नेक्स्ट, फर्म्स compete टू हायर वर्कर्स एंड वर्कर्स compete फॉर जॉब्स। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन है तो फर्म्स जो हैं उसके लिए compete करेंगे कि ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। और वर्कर्स भी compete करते हैं जॉब्स के लिए, क्योंकि हर किसी को वेजेस चाहिए। और वेजेस क्यों चाहिए? अपने सर्वाइवल के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। तो अगर जॉब्स लिमिटेड होती हैं और हमारे जो वर्कर्स हैं या लेबर है वो ज़्यादा है, तो लेबर compete करेगी। लेकिन मान के चलो अगर लेबर लिमिटेड है और हमारे फर्म्स ज़्यादा हैं या जॉब्स ज़्यादा हैं, सॉरी जॉब्स बोलना चाहिए, जॉब्स ज़्यादा हैं लेबर कम है, तो फर्म्स compete करेंगे उस लेबर के लिए। ठीक है, कुछ आपने देखा होगा कि कुछ लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं, वो कितने अच्छे साइंटिस्ट होते हैं कि यार उनके लिए मल्टीपल कंपनीज जो हैं उनको जॉइनिंग लेटर या कॉल लेटर भेजती हैं कि आप हमारे साथ काम करें, क्योंकि वो है ही इंसान इतना अच्छा। और कुछ जो नॉर्मल जॉब ऐसी होती हैं जिसके लिए बहुत सारे लोग compete करते हैं, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने एसबीआई क्लर्क का एग्जांपल, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम कर एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम निकाला है, सॉरी। तो उसके लिए मेरे को compete करना पड़ा उस जॉब के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लेबर मार्केट में पार्टिसिपेट किया, मैंने किसी जॉब के लिए compete किया। अब हो सकता है अब उसमें मोस्टली मेरे जो है वो मेंटल लेबर होगा, फिजिकल लेबर नहीं होगा, तो ये भी होता है। तो आई होप यार तुम्हें समझ में आए होंगे ये सारे मार्केट और इनके टाइप्स। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से कि यार मार्केट्स को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इतना मतलब पढ़ने की क्या ज़रूरत है मार्केट्स को भाई। ये टाइप का मार्केट, वो टाइप का मार्केट, ये कंपटीशन, वो कंपटीशन, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं? अब इनको ना पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है, और वो रीज़न है कि हम अपने बिजनेस को अच्छे से चला पाएँ। मतलब है तो रीज़न बहुत सारे, तो हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। अब आप किस मार्केट में डील कर रहे हैं या आप किस कंपटीशन में एग्जिस्ट करते हैं, ये डिटरमाइन करता है आपके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी या आपकी सर्विस की प्राइस कितनी होगी। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हेल्प करता है, ये हमें समझने में हेल्प करता है कि हम प्राइस कैसे क्या रखें उस प्रोडक्ट की या सर्विस की। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी में हेल्प करता है ये स्टडी ऑफ मार्केट्स। अगर आप रियल इस्टेट में हैं, तो अगर आप रियल इस्टेट में हैं तो यार आप जो हैं वो लेबर मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी प्राइस नहीं रखेंगे, आप रियल इस्टेट के अकॉर्डिंग अपनी प्राइस रखेंगे। दूसरा, अगर आप परफेक्ट सॉरी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हैं, तो आपकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी होगी वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, डिमांड, सप्लाई, अपने राइवल फर्म के प्राइस पे। लेकिन आप मान के चलो मोनोपली कंपटीशन में एग्जिस्ट करते हो, तो आप जो चाहे वो प्राइस रख सकते हो। ठीक है, बस आपको ये देखना पड़ेगा कि डिमांड बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाए आपकी एक्सूबरेंट प्राइसेस से।
तो देखा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होती हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। तो ये चीज़ डिटरमाइन करती है आप कौन से मार्केट में एग्जिस्ट करते हो। इसीलिए मार्केट की स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर है बिजनेस डिसीजंस लेना। अब आप कौन से मार्केट में एग्जिस्ट करते हो या फिर आप कौन सा मार्केट में एंट्री लेनी है, उसकी अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तो आप बहुत सही डिसीजंस ले पाओगे। अगर आपको रियल एस्टेट में एंट्री लेनी है तो आपके पास रियल एस्टेट की नॉलेज होनी चाहिए, यानी आपके पास रियल एस्टेट मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे और सही इन्वेस्ट कर पाओगे। मान के चलो आपने, मैं इसको एग्जांपल से देता हूँ, एक है हमारे पास अर्बन लैंड और एक है हमारे पास रूरल लैंड। आपने रूरल लैंड को खरीद लिया। अब इसको खरीदना बड़ा आसान है क्योंकि ये रेट कम होते हैं, लेकिन इसको सेल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि रूरल लैंड की जो डिमांड होती है वो कम होती है रियल एस्टेट मार्केट में। कारण इसका ये है क्योंकि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी बहुत कम होती हैं। तो बिजनेस हैं वो थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं रूरल एरियाज़ में लैंड को बाय करने के लिए। लेकिन अर्बन लैंड को बाय करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि महंगी होती है, लेकिन सेल करना काफ़ी आसान होता है क्योंकि हर कोई अर्बन जगह पे, एक शहर में एक लैंड को खरीदने की कोशिश करता है क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। लेकिन यही चीज़ रूरल में बिल्कुल अपोजिट होता है, वहाँ पे नहीं होती ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको रियल एस्टेट मार्केट में इस चीज़ की नॉलेज है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो बिल्कुल सही होगी। तो आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट जो है आपने की, जो आपने बिजनेस डिसीजन लिया, तो ये जो डिसीजन है आपकी इस नॉलेज पे डिपेंड रहा। तो इसीलिए जो टाइप्स ऑफ मार्केट में हमारा पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हम सही डिसीजंस ले पाएँ। तो ये हमारा सही है, ठीक है। फिर है रेगुलेशन एंड पॉलिसी। मार्केट्स में कौन कौन से मार्केट में किस तरीके की रेगुलेशन है और किस तरीके की पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं, ये भी हमें टाइप्स ऑफ मार्केट बताता है। अब देखो यार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोनोपोलिस्टिक में एंट्री करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है तो आप उस मार्केट में फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करोगे, और आप कोशिश करोगे कि आप ओलिगोपोली में या सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया, मोनोपोली मार्केट में एंट्री करना टफ होता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में इजी होता है। तो अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है तो आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम एंड रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करोगे मोनोपोली मार्केट में एंट्री करने की, और आप सही डिसीजन लेके उन रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ को स्टडी करके ईजिली अपना मोनोपोलिस्टिक मार्केट में टाइम या मनी या रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर पाओगे। तो ये भी रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ के अंदर आता है क्योंकि रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ ही आपके इस डिसीजन को शेप कर रही हैं। तो इन चीज़ की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, गवर्नमेंट जो है वो मार्केट की नॉलेज को देखते हुए अपने डिसीजंस को भी करेक्ट करती है। तो मान के चलो, अगर गवर्नमेंट को पता है कि किसी मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ पे ना टैक्स को इंक्रीज़ कर देगी। और अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा लोगों को, या प्रॉफिट बहुत कम है या लॉस हो रहा है लोगों को, तो गवर्नमेंट वहाँ पे भी टैक्स डिक्रीज़ कर देगी उस मार्केट में। देखो इसका एग्जांपल है एग्रीकल्चर। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट कैसे एग्रीकल्चर वाले मार्केट में बहुत सारा सब्सिडीज़ देती है, बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती है, ठीक है, और फिर लोन भी कभी कभी कुछ हद तक माफ़ कर देती है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इस मार्केट में प्रॉफिट बहुत कम है और लॉसेस भी हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट को पता चले कि यार कॉरपोरेट मार्केट में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा है कि गवर्नमेंट टैक्स भी इंक्रीज़ करती है। कुछ कंपनीज को 30% तक अपने प्रॉफिट का टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस को शेप करती हैं। क्या चीज़ शेप कर रही है? मार्केट के टाइप्स। फिर कंज्यूमर वेलफेयर। हमारा जो मार्केट के टाइप्स हैं वो कंज्यूमर वेलफेयर को अफेक्ट करते हैं।
किस टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, और वो किस प्राइस और क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर्स को, वो सारी चीज़ें हमारे कंज्यूमर्स की लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बता दूं कि एक कंपनी ए है, वो एक ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रही है जिसमें कार्सिनो, मतलब एक जिसमें, अच्छा चलो इतना कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं यूज़ करूँगा मैं, जिसमें थोड़ा सा टॉक्सिक मटेरियल मिला हुआ है। और उसने ये टॉक्सिक मटेरियल को मिलाया क्यों है? क्योंकि उससे उसका टेस्ट और टेक्सचर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन वही कंपनी बी है, वो क्वालिटी पे फोकस कर रही है। तो मार्केट की इस चीज़ की नॉलेज होना हमें ये भी बताता है कि कैसे कंज्यूमर वेलफेयर हो सकता है। क्योंकि जो मार्केट के स्ट्रक्चर है वो हमारी जो चॉइसेस है, प्राइसेस है और क्वालिटी है, उस चीज़ को भी अफेक्ट करती है। तो इसलिए जो हमारा मार्केट है उसको, और मार्केट के टाइप्स हैं उनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला, प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए। दूसरा, बिजनेस डिसीजंस के लिए। तीसरा, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ के लिए जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ की जाती हैं। और चौथा, कंज्यूमर वेलफेयर के लिए। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि इम्पोर्टेंस कितनी होती है हमारे मार्केट टाइप्स की। नेक्स्ट हम चलते हैं मार्केट एंड इट्स टाइप्स पार्ट 3 पे। तो देखो, बाय एरिया जो है हमारा जो मार्केट होते हैं, बाय एरिया बात कर लेते हैं। तो अब जैसे हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ये हमने पढ़ लिए। लेकिन अब हम मार्केट्स को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो फैमिली मार्केट यानी कि सिर्फ वो एक किसी फैमिली तक ही रिलेटेड है। जैसे कि हाउस होल्ड ट्रेडिंग होता है ना, कभी हम कुछ ना कुछ सामान सिर्फ फैमिलीज को बेचते हैं, तो वो उस मार्केट में हम सिर्फ फैमिली से ही डील कर रहे हैं, अपने अपने क्लोज रिलेटिव से ही डील करते हैं, तो हम उसको फैमिली मार्केट बोल देते हैं। फिर आता है हमारा लोकल मार्केट। देखो यार, इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं पढ़ने के लिए, तो मैं भी इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करके जल्दी से आपको पढ़ा दूंगा। लोकल मार्केट होता है कि वो किसी विलेज, टाउन या सिटी तक लिमिटेड है। यानी कि उसके प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग किसी विलेज, टाउन या सिटी तक लिमिटेड है, उसको हम लोकल मार्केट बोलते हैं। जैसे कि लोकल वेजिटेबल मार्केट, जो सब्जियां हैं, अब जब आप खरीदते हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके विलेज या टाउन या सिटी तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्शंस भी आते हैं। हम बोल सकते हो कि यार सब्जियां तो बहुत दूसरे दूसरे स्टेट में भी जाती हैं। हाँ, ये बात सच है। तो इसीलिए हमने बोला कि ये थोड़ा सा एक्सेप्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो लोकल मार्केट में हमारा लोकल वेजिटेबल मार्केट हो गया, जैसे कि मंडी हो गई। तो मंडीज जो होती हैं वहाँ पे जितने भी जो लोग आते हैं बाइंग एंड सेलिंग के लिए, वो उसी रीजन के होते हैं, उसी सिटी के होते हैं, विलेज के होते हैं, टाउन के होते हैं। फिर आता है हमारा रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे थोड़ा सा उसका एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी वो एक डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लेगा, या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन को, जैसे कि 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लेगा। इसको हम बोलते हैं रीजनल मार्केट। या मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लेगा, तो उसको हम बोलेंगे रीजनल मार्केट। यानी कि उस प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग एक इसी रीजन में हो रही है या इसी रीजन तक लिमिटेड है। जैसे स्टेट लेवल ग्रेन मार्केट। अब गवर्नमेंट क्या करती है ना, जब वो, जैसे कि गवर्नमेंट छोड़ो, जो लोग होते हैं वो अपने जब ग्रेन्स हैं उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रख लेते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, उसको अपने ही स्टेट में बेच देते हैं। दूसरे स्टेट में बेचते इसलिए नहीं है कि क्योंकि फिर उसमें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा उन्हें और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी, जिससे कि प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाता है और उसके बिकने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने ही रीजन में बेच देते हैं, जिससे कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाए और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट भी कम हो पाए। तो ऐसे मार्केट्स को हम रीजनल मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे या तो एक डिस्ट्रिक्ट कवर किया जाता है या फिर ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट किया कवर किए जाते हैं। फिर आता है हमारा नेशनल या डोमेस्टिक मार्केट। तो डोमेस्टिक मतलब किसी पर्टिकुलर देश की ही चीज़, उसी के अंदर। तो अगर कोई चीज़ है, कोई ऐसा मार्केट है जो पूरी कंट्री को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसमें एक्सचेंज हो पा रहा है, तो उसको हम नेशनल या डोमेस्टिक मार्केट बोलेंगे। जैसे कि नेशनल ऑटोमोबाइल मार्केट हो गया,
अब मान के चलो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ अपने देश के अंदर ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे जियो को मान लो। जियो क्या कर रही है, वो इंडियंस को ही तो सर्विस प्रोवाइड कर रही है सिर्फ। ऐसा तो नहीं है ना कि वो बहुत ज़्यादा बाहर इन्वॉल्व है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि यार वो ना नेशनल मार्केट में इन्वॉल्व है, उसका एक नेशनल मार्केट है ना, क्योंकि वो थ्रू आउट इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और जियो है जो बहुत ज़्यादा बाहर फेमस भी नहीं है। फिर हमारा इंटरनेशनल मार्केट या ग्लोबल मार्केट बोल सकते हैं हम इसको। तो अगर प्रोडक्ट का एक्सचेंज, बाइंग एंड सेलिंग पूरी दुनिया में हो तो हम उस मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट बोलेंगे। तो यार ग्लोबल ऑयल हो गया, एक्सपोर्ट्स हो गए, इंपोर्ट्स हो गए, ये सब हमारा इंटरनेशनल मार्केट में आ जाता है। ठीक है, गोल्ड हो गया, करेंसी हो गई, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऐसे मार्केट्स में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे वो ग्लोबली ट्रेड कर पा रहे हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट बना हुआ है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो छोटे से एरिया से स्टार्ट किया हमने, फैमिली मार्केट से। फैमिली मार्केट में देखो यार वही सब चीज़ें आ जाती हैं जो आप सिर्फ कंज्यूम करते हो। जैसे कि मान के चलो स्मॉल फार्मर है, वो क्या कर रहा है, वो इतना प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा कि वो इसको सेल करे, तो वो क्या कर रहा है, उसको अपने लिए ही कंज्यूम करने के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहा है उसे। तो इसको हम फैमिली मार्केट बोलेंगे। लोकल मार्केट आसपास का एरिया हो गया, विलेज, टाउन या सिटी, वहाँ तक अगर आपके गुड्स पहुँच रहे हैं या बाइंग एंड सेलिंग हो रही है तो वो लोकल मार्केट वो होगा। फिर है रीजनल मार्केट, ये थोड़ा सा बड़ा एरिया हो जाता है, जैसे कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए। फिर है, अच्छा डिस्ट्रिक्ट के अलावा कई सारे हो सकता है, कई सारे स्टेट्स भी हो सकता है, जैसे कि हमारा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट। तो ये भी हमारे एक तरीके के रीजनल मार्केट में आते हैं। फिर आ गया हमारा नेशनल मार्केट, यानी कि अगर पूरे नेशन वाइड उस प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है तो हम उस मार्केट को नेशनल मार्केट बोलेंगे। उस प्रोडक्ट को नेशनल मार्केट, उस प्रोडक्ट की उसको नेशनल मार्केट में क्वालिफाई करेंगे। फिर आगे अगर उस प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग पूरी दुनिया भर में हो रही है तो वो इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिस्ट करेगा। फिर आता है हमारा टाइप ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है, तो देखो भाई ध्यान से। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट का मतलब होता है कि अगर हम उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट की सप्लाई में चेंज नहीं ला पाते हैं, किसी पर्टिकुलर डिमांड, जैसे उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी, तो अगर हम उस बढ़ती हुई डिमांड के साथ उस प्रोडक्ट की सप्लाई में चेंज नहीं कर सकते हैं तो हम उसको वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट बोलते हैं। और ये सिर्फ कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए एग्जिस्ट करता है, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स। इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे मान के चलो आपके घर के पास एक सब्जी वाला है। अब सब्जी वाले के पास सिर्फ 50 किलो आलू हैं। ठीक है, अब वो क्या कर सकता है, वो 50 किलो ही आलू बेच सकता है। अब डिमांड आ गई 60 किलो की, तो वो उस चीज़ को सप्लीमेंट ईजिली नहीं कर सकता। यानी कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो 60 किलो आलू, 50 किलो आलू को 60 किलो आलू नहीं बना सकता। ठीक है, और दूसरा ये जो 50 किलो आलू का जो है उसका मार्केट, वो सिर्फ कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए ही एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद उसे आ, जो है अपनी नई सप्लाई लानी पड़ेगी। तो अब तुम बोलोगे यार वो 60 किलो आलू अगर की डिमांड आ गई तो वो कहीं और से सप्लीमेंट कर तो सकता है। तो आपकी बात सही है, वो सप्लीमेंट कर सकता है। लेकिन मान के चलो किसी देश में 600 टन आलू का ही प्रोडक्शन हुआ है, तो क्या आप इजीली उसको घंटे में या फिर दिनों में उसको सप्लीमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। इस आपको आई होप एग्जाम्पल समझ में आया होगा, फिर से समझाता हूँ। मान के चलो देश में 600 टन आलू का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन डिमांड आ गई 650 टन की। तो क्या आप इस प्रोडक्शन को इजीली घंटों या दिनों में सप्लीमेंट कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए हम इसको वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट बोलते हैं कि यहाँ पे जो है हम घंटों या दिनों में अपनी सप्लाई को
चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यार मार्केट में जो ये आलू प्रोड्यूस हो रहा है इसको प्रोड्यूस होने में ही 6 से 8 महीने लग जाते हैं, या फिर कई सारे महीने तो लगते ही हैं। तो इसी वजह से हम इनकी सप्लाई में एकदम से चेंज नहीं ला सकते, सप्लाई जो है वो फिक्स होती है। अब शॉर्ट पीरियड मार्केट है। अब शॉर्ट पीरियड मार्केट है, इसमें हम कुछ ना कुछ सप्लाई का चेंज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सप्लाई में इंक्रीज कर सकते हैं। Exist for a few days or weeks, supply can be slightly adjusted, semi perishable goods are traded। देखो यहाँ पे जो है पेरिशेबल गुड्स का ट्रेड हो रहा था, जो हाल यूज़ हो जाते हैं, तभी तो ये मार्केट सिर्फ कुछ घंटे और कुछ दिनों के लिए एग्जिस्ट करता है। लेकिन शॉर्ट पीरियड मार्केट में थोड़ा सा टाइमलाइन जो है वो बढ़ जाता है, यानी कुछ हफ्ते हो जाता है। जैसे एग मार्केट हो गया, फिश मार्केट हो गया, मीट मार्केट हो गया, फेस्टिवल मार्केट हो गया। अब मान के चलो किसी कंट्री में 600 टन दोबारा एग्स का प्रोडक्शन हुआ, डिमांड आ गई 650। तो हम क्या कर सकते हैं, उस सप्लाई को थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्स के प्रोडक्शन में कुछ हफ्तों का टाइम लगता है, यानी कि हमारे पास कुछ ना कुछ कंट्रोल है उसकी सप्लाई को लेके। फिश मार्केट है, तो 600 टन प्रोडक्शन हुआ फिश का, डिमांड आ गई 650 की। तो हम क्या करेंगे, दोबारा थोड़ा सा हमारे पास कंट्रोल होगा कि उसकी सप्लाई को चेंज किया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके। कैसे? कि भाई दोबारा हमें थोड़ी सी और एक्सटेंसिव फिशिंग करनी पड़ेगी, तो हम वैसे उसकी चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, अगर हम थोड़ी सी भी सप्लाई का चेंज कर सकते हैं तो हम उसको शॉर्ट पीरियड मार्केट में रखेंगे। यहाँ पे सेमी पेरिशेबल गुड्स होते हैं। सेमी पेरिशेबल गुड्स मतलब जो कम समय तक चलेंगे लेकिन हाँ चलेंगे, जैसे कि एग्स हो गए, कुछ हफ्ते तक चल जाते हैं। फिश हो गया, मीट हो गया, फेस्टिवल मार्केट हो गया, कुछ हफ्तों तक चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है ये वाला मार्केट। ठीक है। जैसे पटाखों का मार्केट हो गया, फायर क्रैकर्स, तो वो कुछ हफ्तों तक चलता है, उस हफ्ते में उसकी थोड़ी बहुत सप्लाई का चेंज किया जा सकता है। ये लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट यानी वो मार्केट जो मंथ्स या ईयर्स तक चलते हैं, और इनकी सप्लाई जो है वो बिल्कुल एडजस्ट की जा सकती है, बिल्कुल इजीली एडजस्ट की जा सकती है इनकी क्या सप्लाई। जैसे कि टेक्सटाइल मार्केट, ऑटोमोबाइल मार्केट। एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो एक दुकान है, वहाँ पे 500 शर्ट्स बन रही हैं या फिर आ रही हैं, और डिमांड आ गई 1000 की। तो वो क्या करेगा, वो टेक्सटाइल को ऑर्डर दे देगा कि यार आप ना 500 और बना दो, तो वो इजीली 500 बना देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इजीली है, क्योंकि जो अब हमारे पास जो रॉ मटेरियल है और जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा महीनों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा उसकी अवेलेबिलिटी के लिए, क्योंकि ये वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम इजीली मशीनरी से बना सकते हैं अपने डिमांड के अकॉर्डिंग। तो टेक्सटाइल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, यानी कार्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग हो गई, जैसी डिमांड आती है उसको सप्लाई के संग हम बिल्कुल ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। और ये वाला मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करता है, यानी यार कपड़े जो हो गए वो सालों तक चाहिए होते हैं लोगों को, कार्स हैं सालों तक चाहिए लोगों को, तो ये वाली जो मार्केट है वो हमेशा ही चलते रहते हैं। फिर आते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट में क्या होता है कि बिल्कुल ही चेंज आ जाता है, चेंज इन टेक या प्रोडक्ट बोल देते हैं। यानी ऐसा मार्केट जो बहुत लंबे समय तक तो एग्जिस्ट करे ही, सालों तक, डेकेड्स तक, पर उसकी जो टेक्निक है उस प्रोडक्ट को या उस मार्केट में जो यूज़ हो रही थी वही कंप्लीटली अगर चेंज हो जाए तो हम उसको वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट में क्लासीफाई कर दें। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी मार्केट। पहले हम अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, लेकिन आज हम अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए और बिल्डिंग के लिए, तो वो एग्जांपल है। दूसरा स्टोरेज डिवाइसेस। पहले हम सीडीज़ का यूज़ करते थे, आज हम फ्लैश ड्राइव्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। जिसको पेन ड्राइव्स भी बोला जाता है, फ्लैश स्टिक्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल चेंज ही हो गई टेक्नोलॉजी। तो ऐसे मार्केट को हम क्या बोलेंगे, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। वो मार्केट जिनमें यार बिल्कुल ही टेक्निक चेंज हो जाती है और नई टेक्नोलॉजी आ जाती है या फिर नई फर्म्स आ जाती हैं, उस मार्केट को हम वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं,
बट पढ़ना ज़रूरी है हमारे पास, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ये कौन कौन से मार्केट्स होते हैं, किस क्या क्या टाइप है उनके। तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट यानी जो बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करे, वहाँ पे हम उसकी सप्लाई को बिल्कुल भी फिक्स ना कर पाएँ। शॉर्ट पीरियड मार्केट में कुछ हमारे पास वो एबिलिटी सप्लाई उसकी फिक्स करने की, और ये कुछ दिन या हफ्तों के लिए एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। लॉन्ग पीरियड मार्केट जो बहुत लंबे सालों तक एग्जिस्ट करें या महीनों तक एग्जिस्ट करें, तो इनको हम लॉन्ग पीरियड मार्केट बोलते हैं। जैसे कि कपड़े, क्लोथ्स, यार समर की क्लोथ्स अलग होते हैं, विंटर के क्लोथ्स अलग होते हैं। तो आपने देखा समर की क्लोथ्स अगर इंडिया के केस में वो 8 मंथ तक एग्जिस्ट करेगा, विंटर के क्लोथ्स का मार्केट जो है वो सिर्फ 4 मंथ्स तक एग्जिस्ट करेगा। फिर उसके बाद वो दोबारा आ तो जाते हैं, लेकिन आप देख रहे हो ना, एक साल में तो वो 8 महीने और 4 महीने तो एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों रिस्पेक्टिवली। तो इनको हम शॉर्ट पीरियड मार्केट में रखेंगे। इनकी सप्लाई जो है वो इजीली एडजस्ट की जा सकती है। लॉन्ग पीरियड मार्केट में, हाँ सॉरी, ये लोग लॉन्ग पीरियड मार्केट में आते हैं, ठीक है। इनकी सप्लाई जो है वो इजीली एडजस्ट की जा सकती है। फिर आ जाते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। ये मार्केट वो वाले मार्केट होते हैं जिनकी जो एवर लास्टिंग डिमांड होती है। इनमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी एवर लास्टिंग डिमांड होती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी हो गई, मशीनरी हो गई, ठीक है। और मेजोरिटी यहाँ पे टेक्नोलॉजी ही एग्जिस्ट करती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की एवरलास्टिंग डिमांड होती है। इस मार्केट की एक और खास बात होती है कि यार यहाँ पे सप्लाई तो हम इजीली चेंज कर ही सकते हैं, यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, न्यू टेक एंटर्स, बिल्कुल, या फिर नए फर्म्स की एंट्री हो जाती है, जो कि हो सकता है बिल्कुल नई टेक लेके आए हैं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, पहले सीडीज चलती थी स्टोरेज के लिए, लेकिन अब वहीं पे फ्लैश ड्राइव्स आ चुकी हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी ही बदल गई, और टेक्नोलॉजी बदल गई तो फर्म्स भी बदल गए, तो मार्केट में ड्रास्टिक चेंज आ गया। तो ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो आज हमारा यार ये बहुत लंबा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है, टाइप्स ऑफ मार्केट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो अब इसको एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।